प्यारे बच्चों, आज का सुबह का नमस्कार। मुझे विश्वास है कि कल जो सेशन हुआ था वो सेशन बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये जो आज सेशन होने वाला है वो कल के जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये उम्मीदन एक देखेंगे कि हम लोगों ने जो कल पढ़ा, अ, इस टॉपिक को आपने क्या क्या रिकैप किया, थोड़ा सा हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले बार हम लोगों ने क्या क्या देखा था। इस टॉपिक का नाम है क्या? वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो पॉज कीजिए उसको। वास्तविक संख्या। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, और वास्तविक संख्या में हम लोगों ने देखा जो हम कल स्टार्ट किए थे उसको थोड़ा सा रिकैप चलते हैं। कल कल के वीडियो में थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक हो चुका था, उसको थोड़ा सा हम लोग सुधार करते हैं। हम लोगों ने जो कल प्रयास किया था कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका था a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और हमारे यहाँ दो नंबर होगा a और b। a जो होगा वो b से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं यहाँ जो भी नंबर होगा वो बड़ा, या यहाँ जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, छोटा नंबर होगा। ठीक है, और इन केस इसका एक सॉल्यूशन होता है, एक इसका कंडीशन होता है, ये भी कंडीशन यहाँ फॉलो करना चाहिए कि जो आर और जो बी होता है इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, और बी का जो वैल्यू होगा वह आर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो ये हमने जो लिखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका दूसरा नाम है कलन विधि। ठीक है, और इस विधि से हमेशा हम एसीएफ को फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम कर सकते हैं, इसका हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, तो अभी हम यहाँ से जो शुरुआत करने वाले हैं, हमारा जो शुरुआत करने वाला है, इस बात को थोड़ा ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में है। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रमेय। तो प्रमेय संख्या पहले हम बात कर लेते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, परिमेय संख्या। इसकी परिभाषा क्या है, जरा ध्यान से समझा जाए। इसकी परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में, पाउज हो गया इसका सर, P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है जहां Q बराबर 0 नहीं होगा और P और Q जो होगा, P और Q दो पूर्णांक संख्या होंगे, दो पूर्णांक संख्या है। ठीक है बच्चों, पूर्णांक संख्या, ये परिभाषा हो गया। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या वो कहती है कि जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 का नहीं है, और जो P और Q कैसी संख्या रहेगी, वो होगी आपकी क्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या हमने चर्चा किया था, एक बार हम और चर्चा कर ले रहे हैं आप लोगों के सामने कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो इसको चर्चा कर लिया जाए कि ये जो पूर्णांक संख्या क्या है, ध्यान दिया जाए। पूर्णांक संख्या के एकदम सिंपल देखा जाए कि यदि ऋणात्मक संख्या हमारे पास, अगर ऋणात्मक संख्या है, अगर हमारे पास ऋणात्मक संख्या है और इसमें अगर हम पूर्ण संख्या को शामिल कर लेते हैं, पूर्ण संख्या को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, पूर्ण संख्या को शामिल कर लेते हैं, तो ये जो भी आप संख्या देख रहे हो
ये सभी कैसी संख्या है? ये पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। तो अब हम थोड़ा शुरू करते हैं कि ये परिमेय संख्या हो गया। इसका अगर हम लोग उदाहरण देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे 2/3 हो गया, 9/6 हो गया, -1/8 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये सभी परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर ये तो p/q के फॉर्म में था, ये p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में, ये भी p/q के फॉर्म है, लेकिन ये भी p/q के फॉर्म में नहीं है। तो हम नीचे एक को क्या कर सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं, मतलब मान सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो संख्या आपको बन रहा है, ये पूरा क्या है? p/q के फॉर्म में है। लेकिन जो आप नीचे देखोगे, यहाँ जितना भी नीचे नंबर है, नीचे नीचे देखोगे, यानी मतलब ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, और जितना भी हमने एक इंडिकेट किया है, ये कहीं भी आपको जीरो नहीं दिखेंगे, कहीं भी जीरो नहीं दिखेंगे। और परिभाषा भी हमारा वही कहता है, परिभाषा भी हमारा क्या कहलाता है? वही कहलाता है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी वो सभी संख्या होगी। ठीक है बच्चों? तो अब ये हम लोगों ने बहुत आसान भाषा में समझा कि परिमेय संख्या कैसे पहचान सकते हैं, परिमेय संख्या कौन सी होती है। और इसका एक परिमेय संख्या में एक चीज और देखा जाए, एक नोट देखा जाए कि जो भी परिमेय संख्या होगी, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या का चाहे आप वर्गमूल कर लो, परिमेय संख्या का चाहे वर्गमूल कह लो या क्या कह लो, घनमूल कह लो, हमेशा हमेशा एक पूर्ण होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर ये आपको, जैसे कभी कभी पूर्ण संख्या होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या क्या है? अपरिमेय है। तो हम आसान भाषा में समझेंगे। जब तक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप प्रश्न को नहीं समझ सकते हैं। तो आप ये जैसे परिभाषा लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, और जहाँ q बराबर 0 नहीं है, और p और q जो संख्या है वो दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, हमने लिखा पूर्णांक संख्या की अभी परिभाषा दे दिया कि यदि ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या में शामिल किया जाए, ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या में शामिल किया जाए, तो जो भी संख्या बनेंगे, ठीक है, आप देख रहे हो, जो भी संख्या बनेंगे वो पूर्णांक संख्या होगी। अब मैंने जो भी परिभाषा दिया है, आप यहाँ पर नोट किए होंगे कि 3, 6, 8, 1, 1, या जो भी नीचे है वो नीचे आपका 0 नहीं है। ठीक है बच्चों? तो ये सभी संख्या कैसी है? आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, और हमने एक नोट में क्या लिखा है, जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछा रहता है, कि परिमेय संख्या का वर्गमूल और घनमूल हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या मतलब क्या है? तो कि अगर हम बोले, जैसे एक एग्जाम्पल, हम यहाँ से भी एक एग्जाम्पल को उठा सकते हैं। अगर हम बोले कि 64, तो 64 का वर्गमूल क्या होगा? तो बोलोगे 8। अगर हम बोलेंगे 64 अगर हम बोलेंगे 64 का घनमूल बताओ, तो फिर भी बोलोगे क्या? 4। तो ये ध्यान देना कि आपसे क्या पूछ रहा है, वर्गमूल, घनमूल, वो नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन सी परिमेय संख्या है। अगर आपकी इसकी जानकारी है तो आप बता सकते हो, मतलब इसका अगर पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है तो हम बोलेंगे वो परिमेय संख्या है। अगर वही संख्या पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है तो हम क्या बोलेंगे? कि वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरा एक सवाल और रहेगा बच्चों, कि जैसे मान लीजिए -4 है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसका जवाब क्या देंगे पता है? इसका जवाब देंगे, जिसको जानकारी नहीं होगी तो इसका बोलेंगे सर -2, सर +2। ये अब ये एग्जाम में थोड़ा सा ये, मतलब ये एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को फंसाता है कि -4 √-4 वर्गमूल -4 का जो संख्या है वो परिमेय संख्या है या क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आसान भाषा में हमने क्या बताया कि अगर इसका पूर्ण रूप से बाहर निकलेगा, पूर्ण रूप से अगर बाहर आ जाए, ठीक है, तो हम वो संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों ये विश्वास है कि अभी हमने जितने भी पढ़ाया, आप इस टॉपिक को अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप इस टॉपिक को दोबारा, ठीक है, आप बार बार चाहे तो रिकेप करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है, जिसमें से अब आएगी क्या? अपरिमेय संख्या। क्या आएगी बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो
क्योंकि देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को कवर कर रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट, अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे फिर टॉपिक परेशान करेगा फिर कॉन्सेप्ट, तो हमारा बस ये टारगेट है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़ लिया जाए, कॉन्सेप्ट को अच्छा से रिकॉल कर लिया जाए, ताकि आपको एक बेहद उसकी जानकारी मिल सके और प्रश्नों को सही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। क्या है बच्चों, ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो सबसे सिंपल भाषा में समझा जाए कि अपरिमेय संख्या क्या है। ये अपरिमेय संख्या आपको बेहद कुछ हद तक परेशान कर सकता है, क्योंकि एग्जाम में दो ही पूछता है, इनमें से बताइए कि कौन सा परिमेय संख्या है, इनमें से बताइए कि कौन सा अपरिमेय संख्या, ये 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हमें जहां तक पता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चाहे वो 10 क्वेश्चन पूछे चाहे 20 क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन को आप आसानी से टारगेट कर सकते हो। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या क्या है, सिंपल भाषा में कहेंगे कि वैसी संख्या जो परिमेय न हो, वैसी संख्या जो परिमेय न हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त न किया जाए, या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल और घनमूल क्या पूर्ण रूप से बाहर ना आए। तो अब समझ लो कंडीशन एकदम सेम ही है, तो हम इसमें एक एक कंडीशन लेके चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं बच्चों। केस नंबर फर्स्ट में क्या बोलता है कि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिखेंगे, है ना। मेरा पहला जो कंडीशन बना, टर्म एंड कंडीशन बना, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों कि इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जब यही नहीं व्यक्त करेंगे तो नीचे हम q का वैल्यू चाहे तो 0 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो, हैं? फिर समझो मैंने क्या कहा कि वैसी संख्या जो परिमेय न हो। अगर हम परिमेय कहते हैं तो q नीचे बराबर नहीं होगा, और हम कहते हैं परिमेय, हम बोल सकते हैं कि अगर ये p/q के फॉर्म है तो नीचे हम कहेंगे कि q का वैल्यू नीचे 0 आ सकता है। ये दूसरा कंडीशन। ये दूसरा केस में अगर हम इसका केस दूसरा अगर देखते हैं बच्चों, तो इसका जो वर्गमूल होगा, ध्यान देना, इसका वर्गमूल और क्या घनमूल, मतलब जैसा क्वेश्चन के प्रति आए, घनमूल ये पूर्णतः नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब अब हम जैसे अभी हम ये क्वेश्चन बोले कि ये बताओ कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो तुम बोलोगे कि हाँ सर ये तो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो नीचे ये इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, और हमने क्या सिखाया है कि q का नीचे वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या है। अगर इसी क्वेश्चन को 5/0 कह दे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि q का वैल्यू इक्वल टू में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। और इसका एक फेमस एक चीज और देखा जाए, 1/0, जिसे हम लोग इनफाइनाइट या अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिभाषित। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा तो इस चीज को आप कन्फर्म रहिएगा कि 1/0 का एक और नाम है इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि बच्चों ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप सिंपल भाषा में उसको समझा सकते हो कि सर ये आपका हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसमें क्या है, वर्गमूल और क्या है, घनमूल। इसका वर्गमूल और क्या है, घनमूल। अच्छा जरा बताना, 8 का वर्गमूल पूर्णतः बाहर निकलेगा? तो नहीं निकलेगा, मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, अभी भी ये बाहर नहीं है, मतलब ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर हम बोले 100 या 400, मतलब हम बोल सकते हैं 10,000 हम कर सकते हैं, जैसे हम 10,000। अब ये पूछेगा 10,000 का क्या घनमूल, वर्गमूल नहीं, क्या घनमूल, वर्गमूल तो बाहर निकल जाएगा, जिसका बाहर निकल जाए वो परिमेय, जिसका बाहर ना निकले वो क्या, अपरिमेय। तो बच्चों ये तो हमें समझ में आ गया कि इसका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ये 10³ में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमारा सवाल ये है, जो कि अब ये चीज आता है केस नंबर 3 में, जिसे ये हो गया पाई। ठीक है, ध्यान दिया जाए, कंडीशन नंबर 3,
कंडीशन नंबर थर्ड में बच्चों क्या कहता है, पाई। पाई को जरा ध्यान से समझे, ठीक है। पाई जो है एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक अक्षर है। समझ रहे हो हम क्या बात बोल रहे हैं? पाई जो है एक ग्रीक लेटर है, और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कभी भूलिएगा मत आप, ठीक है। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप कभी कभी कहोगे, कभी कभी ये देता है जब हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, या क्षेत्रमिति हम लोग जान मतलब आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एक आपको आएगा, क्या पता है, कि पाई बराबर 22/7। तो आपके दिमाग में एक चीज बात चलेगा, क्या, कि सर पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और ये 22, ये जो 22/7 लिखा है, ये हमने 22/7 लिखा है, जरा ध्यान दिया जाए, ये P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। ये पाई कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों हम बता देते हैं आप लोगों को कि जो पाई का जो वैल्यू है 22/7, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हो। हम सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका वैल्यू को रखते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब लगभग की हम बात कर सकते हैं बच्चों। ये हम लगभग की बात कर सकते हैं कि इसका एक लगभग मान आ सकता है, इसका लगभग एक वैल्यू हो सकता है। तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। मतलब आपका जो मेन टारगेट है पाई, पाई कैसी संख्या है? तो क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपसे कोई घुमा के पूछ दे कि 22/7 होगा वो कैसी संख्या होगा, परिमेय की अपरिमेय, तो आप कहिएगा कि 22/7 है वो हमारा परिमेय होगा। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर पाई बराबर 22/7 होता है, चाहे पाई को बोले अपरिमेय, चाहे 22/7 को बोले अपरिमेय। तो नहीं बच्चों, ये जो चीज है ये क्या है, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो हम अपरिमेय में रखेंगे और 22/7 है वो परिमेय में रखेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये बराबर नहीं है, तो वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब एक कह सकते हैं लगभग की बराबर होती है, इसलिए हम इसका वैल्यू रख लेते हैं। इसका हम अधिकतर जो वैल्यू होती है जब हम क्षेत्रमिति में काम करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर उसका वैल्यू हम लोग मान कर चलते हैं। समझ रहे हैं बात है, ठीक है। तो अब हम आगे की ओर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन बनेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन बनेंगे, पहला जो क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होती है। पहला प्रश्न ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या या कितना अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, आइए। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या लिखी जाती है। ठीक है, लिखी जाती है। लिखी जाती है, ठीक है बच्चों। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में पूछता है क्या कि निम्न में से बताइए कि दो परिमेय संख्या या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, तो अनंत, अनंत, बहुत ज्यादा, बहुत, आप बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से ये प्रश्न बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। क्या बच्चों कि दो, यहां से पहले नहीं, पहले इसको हम स्लाइड करते हैं। ठीक है, दो नहीं, पहले लिखेंगे एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या
का का योग घटाव गुणा भाग हमेशा एक अपरिमेय संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझेंगे। हम जो अभी लिखवाए हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग घटाव गुणा भाग हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने क्या बताया, पाई कैसी संख्या थी? अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय में आप परिमेय जोड़ दो, ये पूरी संख्या कैसी मिलेगी? ये पूरी संख्या कैसी मिलेगी आपको? परिमेय मिलेगी। क्या मिलेगी? सॉरी, अपरिमेय मिलेगी। ठीक है। अगर हम यहां से कहें √3 + 2, ठीक है, 3 × 5, ठीक है, 8 और बाई 3, ठीक है। अब हम एक एक चीज करके थोड़ा समझते हैं बच्चों, थोड़ा इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। हमने क्या बताया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, चाहे आप मतलब लेफ्ट राइट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग घटाव गुणा भाग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया कि जो पाई था वो कैसी संख्या थी? अपरिमेय, ठीक है, इरेशनल। और 2 कैसे था? रेशनल। मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये जो पूरी संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय। क्या होगी बच्चों? अपरिमेय संख्या मुझे प्राप्त होगी। बात समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम आगे के टॉपिक चलते हैं। √3 जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, और 2 भी है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करते हैं फिर भी हमें एक अपरिमेय मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। 3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। √5 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का गुना कर दें तो हमने क्या बताया? हमारा कॉन्सेप्ट बस एक ही लाइन में छुपा है, एक ही लाइन में छुपा है, और उस कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन को हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा? गुना भाग जोड़ घटाओ, इसमें से जितना भी संख्या होगी, चाहे गुना कर ले भाग कर ले, ये सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन ठीक है। अच्छा, इस पर थोड़ा सा हम जो अभी हमने जो पढ़ा है इस पर एक थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। अभी हम जो हमारे पास जो प्रश्न है, अभी हमने जो पहला बात कहा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। देखो, अभी हमने वास्तविक संख्या के बारे में बात नहीं कहा है, वास्तविक संख्या के बारे में बात नहीं कहा है। ठीक है। तो इसके हम थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो प्रश्न अभी हमने जो पढ़ाया है इस पर थोड़ा सा 1-2 प्रश्नों को देख लिया जाता है और उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है। तो पहला इसमें जो प्रश्न आपके पास है, मेरे पास ये प्रश्न है, देखिए जरा इस क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए बच्चों, कि लिखा है कि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम कहेंगे नहीं व्यक्त कर सकते हैं। उसका रीजन है कि अगर हम अपरिमेय संख्या को व्यक्त करेंगे तो हमारा नीचे ये p/q होगा, ये परिमेय संख्या होगा, तो नीचे हमारा ये 0 होना चाहिए, तब ये अपरिमेय संख्या हम कह सकते हैं। इधर हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रश्न है क्या है? अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमने साधारण भाषा में समझाया था कि परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इसमें क्या कहते हैं? नहीं व्यक्त किया जा सकता है।
अगर आप व्यक्त करते हो तो नीचे हमें 0 लिखेंगे, इधर हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं, ये कंडीशन है ये परिमेय के लिए। अगर यही इक्वल टू 0 होता तो क्या होता, अपरिमेय। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, नहीं, ये कभी नहीं लिख सकते हैं। और हम एक क्वेश्चन और देख कर सेशन को थोड़ा सा हम एंड करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन अभी हम और देखते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें से इसमें एक क्वेश्चन ये है, अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए, यही क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न रहा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये क्वेश्चन क्या बोला है, अभी आपने जब ध्यान से पढ़ा होगा, देखो मैंने क्या बोला, प्रश्न एक भी नहीं छूटता है। छूटता कब है, हम लोग प्रश्न को सावधानी से नहीं पढ़ते हैं। टाइम वही रहता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हमारे पास नहीं रहता है। हमने बोला ना, टाइम मैनेजमेंट सीखना आप लोगों के लिए एक बेहद ही जरूरी है। ये क्वेश्चन में क्या कहा, अगर P और Q छूट गया है, ये भाई कैसी संख्या है, जरा ध्यान से पढ़ लो। ये बोल रहा आभास संख्या। मैंने फिर बता देता हूं कि आभास संख्या का वर्गमूल कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। तो आभास संख्या किसे कहते हैं सर, आभास संख्या हमने पढ़ाया था, एक बार फिर मैं रिकॉल कर रहा हूं कि वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित हो, या अगर सान भाषा में समझा जाए वैसी संख्या जो किसी के पहाड़ा में ना आए, ठीक है, या जिसका 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड अलग अलग हो। तो सर आपके पास जो ये पूछ रहा है, क्या ये मतलब ये कैसी संख्या है, हम चाहे तो इसका आंसर ए बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, आंसर पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, P आभास संख्या, चल भाई हमने 2 ले लिया, 2 कैसी संख्या है, आभास संख्या है। अच्छा 3 कैसी संख्या है, आभास संख्या है। इन दोनों को तुम गुना कर लो, √6। और हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसका भी पूर्ण वर्ग होगा, चाहे वर्गमूल हो चाहे घनमूल हो, अगर वो पूर्ण वर्गमूल हो पूर्ण घनमूल हो, मतलब इट मीन्स अगर हमारे पास क्वेश्चन है 64, हमारे पास क्वेश्चन है 64, तो इसका भी वर्गमूल होगा 8, इसका घनमूल होगा 4, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। और ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये क्या था, P, तो ये क्या था, Q। तो ये हमारी संख्या कैसी बनेगी, जब ये अपरिमेय है तो ये भी हमारा क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या होगी। यानी क्वेश्चन आपका होगा, सही ऑप्शन होगा क्या, ए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये सेशन अगर एक बार में ना समझ में आया तो इस सेशन को 2 बार आप चाहे तो रिकैप करके पढ़ सकते हैं। और आज यहीं तक, ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक और अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।